हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस सीरीज़ में हम बात करेंगे रेंज ऑफ फंक्शंस की, यानी फंक्शंस की रेंज कैसे निकालते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने आपसे बात करी थी डोमेन निकालने के लिए, तो देखना उस पॉइंट पर एक बार क्विक रिवीजन करते हुए मैं आगे बढ़ूँ, उस चीज़ को एक बार दिमाग में रखते हुए कैसे हमने डोमेन कैलकुलेट करी थी। की पॉइंट्स टू फाइंड डोमेन। देखना डोमेन को हमने कैसे अचीव किया था, ये कुछ जानकारी कराई गई थी। की पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं डोमेन के। अगर कोई फंक्शन रूट के अंदर बंद लिखा हुआ है, रूट अंडर है, तो इसको डिफाइन होने के लिए ये पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई फंक्शन अपॉन में लिखा हुआ है तो इसको डिफाइन होने के लिए g(x) को 0 नहीं होने देना है। अगर कोई फंक्शन कभी लॉग की टर्म में लिखा हुआ है तो इसको डिफाइन होने के लिए बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता, बेस की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और लॉग के आगे जो एम्पलीट्यूड है वो 0 से बड़ा होता है। एक बात और बताई गई थी कि अगर हमें NPR और NCR के बारे में कभी डोमेन निकालनी हो, यहाँ पर P और R जो आपके लिखे हुए हैं वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है, तो इसका रूल क्या होता था ज़रा देखिएगा। N एंड R दोनों होल नंबर होते हैं। N की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, R की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, N हमेशा R से बड़ा होगा। तो these were the key points to find the domain of a function that we already discussed in the previous lectures. स्टूडेंट्स देखना, हम इसके मद्देनज़र इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे किसी फंक्शन की रेंज कैसे निकाली जाती है। सो लेट अस बिगिन हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ अ फंक्शन। एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट जो समझने के लिए है, असल में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी कि हम देखना अगले लेक्चर में बात करेंगे आपसे ऑन टू फंक्शन की, वन फंक्शन की। तो देखना लॉजिक ये कहता है कि ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। तो जब हम ऑन टू फंक्शन को वहाँ पे डिफाइन करते हैं तो बताएंगे आपको ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन होती है जब कोडोमेन रेंज के इक्वल होती है, कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाती है तो उस केस में वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है। दिस इज़ अ वेरी प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो आप देखना अगर इसमें बच्चे को जब तक रेंज निकालनी नहीं आएगी तो वो उसको वन और ऑन टू को चेक नहीं कर पाएगा, आई मीन ऑन टू फंक्शन को नहीं जज कर पाएगा कि गिवन फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। इसलिए उस सेक्शन पर बढ़ने से पहले हमें रेंज किसी फंक्शन की निकालना बहुत ज़रूरी, सीखना बहुत ज़रूरी। सो नाउ लेट्स बिगिन। रेंज कैसे निकालते हैं? टू फाइंड द रेंज, to find range of a function, first find domain. किसी फंक्शन की रेंज पता करने से पहले आपको उसकी डोमेन पता करनी पड़ेगी। देन इफ डोमेन इज, पहला पॉइंट, अगर डोमेन जो निकाली है आपने, डोमेन इज रियल नंबर और रियल माइनस सम पॉइंट्स, सम फाइनाइट पॉइंट्स, उस केस में हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। आप x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, fx को y लेट कर देंगे और फिर x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। जब x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की बात बोल रहा हूँ, इसके मतलब क्या है कि एक साइड में आपको x रखना है और दूसरी साइड में y रखना है, ये मतलब है। देन वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, फॉर विच x इज डिफाइंड इज रेंज। ये पहला पॉइंट हुआ। अगर हम रेंज फाइंड कर रहे हैं किसी फंक्शन की तो पहले डोमेन फाइंड करेंगे। इफ़ द डोमेन इन द केस इज रियल नंबर्स, या रियल में से कुछ पॉइंट्स हटा दें वो चीज़ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? पहले x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे और उन वैल्यू y की वैल्यूज़ को निकालेंगे जिनके लिए x डिफाइंड है। देखना, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल डालता हूँ।
क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेंज, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे लाइक दिस। तो देखना स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझे इस फंक्शन की डोमेन निकालनी होगी। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन ये बताता है कि यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू डाली जा सकती है, यानी इसकी डोमेन रियल नंबर है। तो मैं समझ गया कि इसकी डोमेन रियल नंबर है। तो देखना अब इस पर कैसे आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन पर मैं स्टूडेंट्स। जब इसकी डोमेन रियल है उस केस में मैंने क्या काम करा, एफ एक्स को बाई लेट कर दिया। ध्यान दीजिएगा लाइक दिस। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें x को बाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। इसको ऐसे ऑर्डर में लिख दिया लाइक दिस। आप गौर दीजिएगा स्टूडेंट, ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x के टर्म्स में, और x यहाँ पर रियल है। x रियल हो गया आपका, यहाँ पे x को रूट भी कहते हैं। ये x जो आपका है ये रूट भी है। और जरा देखना, जब x रूट्स हो गई इसकी तो रूट्स रियल हो गई। रूट्स इसका मतलब ये समझ पाया मैं कि इसकी रूट्स रियल हो गई, और रूट्स रियल होते हैं बच्चों, आप समझते हैं d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। तो मैंने क्या काम करा, इसका d निकाल के 0 से बड़ा रख दिया। तो देखिए क्या आया, ऐसे आया। इसको सॉल्व करा बच्चों हमने, ऐसे हो गया। एक माइनस से मल्टीप्लाई लगा देता हूं तो दिस विल बी लाइक दिस। इसको फैक्टराइज करेंगे, वेवी कर्व का यूज करिए यहाँ पे, वेवी कर्व मेथड। तो -1/2 1/2, दिस इज प्लस माइनस प्लस, आंसर नेगेटिव देना है। तो गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये इसकी रेंज निकल आई है। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पर ये बात आप समझ पा रहे हैं अच्छे से कि जब कभी भी रेंज निकालेंगे आप किसी फंक्शन की, उस केस में डोमेन का होना बहुत ज़रूरी है, पता होना बहुत ज़रूरी है। और डोमेन अगर रियल है या रियल में से कुछ पॉइंट हटा के है तो आप उसको x को y को x के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे पहले, फिर x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, और उन वैल्यूज y की उन वैल्यूज को पकड़ेंगे जिनके लिए x डिफाइंड है। एग्जाम्पल 2 पे चल रहा हूँ स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 2 देखना, कभी क्वेश्चन आपसे ऐसे बोलेगा फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। समझते रहिएगा, इसमें मैं x की वैल्यू कुछ भी डाल सकता हूं। इसका डोमेन रियल आ गया, आप समझ पा रहे हैं। फिर मैंने क्या काम करा, एफ एक्स को बाई लेट किया, और फाइनली फिर x को बाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश की। यहाँ पर x रियल है। x रियल के मतलब ये हो गए कि इसकी रूट रियल हो गई, और रूट रियल के केस में स्टूडेंट d की वैल्यू 0 से बड़ी डाल दी गई। गौर से देखिएगा, d का मतलब हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको डाला हमने, b स्क्वायर 64, 4 इंटू 5 इंटू 4 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार 4 से डिवाइड लगा दो इसको, तो मिलेगा क्या, 16 माइनस 5 इंटू 4 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट, ये क्या बना, -4 प्लस 5y ग्रेटर देन 0। और दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स, देखना यहाँ से y की वैल्यू 5/4 से आगे जानी होगी, और आगे कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो बच्चों ये इसकी रेंज हो गई है। देखना ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसकी रेंज निकालने के लिए आप एक काम और भी कर लेते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बनाए जाने के बाद वो अपनी सच्चाई को बताता है। तो मैं इसका एक बारी परफेक्ट स्क्वायर मेथड 2 से इसको सॉल्व करता हूं। तो देखिएगा ये क्या रहेगा, इसमें से मैंने 5 कॉमन निकाल दिया लाइक दिस। इसको अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, 8/5 का हाफ करेंगे, ऐसे बन गया।
इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ये क्या बनेगा बच्चों, देखते रहिएगा आप। ये बना 4/25, 5 से मल्टीप्लाई लगा दो दोनों टर्म्स को, तो ये बन गया ऐसे। स्टूडेंट्स, इसको मैं समझ पा रहा हूँ बहुत अच्छे से कि किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर करने पर छोटे से छोटा आंसर 0 देता है। प्लस 4/5 मिला दूंगा इसके अंदर, तो इसका आंसर बनेगा कम से कम 4/5। यानी यहाँ से भी मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि इसकी जो रेंज बनेगी वो 4/5 से। यस प्लीज़। सो इसका आंसर रहा 4/5 टू इन्फिनिटी। नाउ कम टू नेक्स्ट एप्लीकेशन। क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू फ्रैक्शनल x स्क्वायर माइनस थ्राइस फ्रैक्शनल x प्लस 2। स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं इसकी डोमेन रियल नंबर है, x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। तो हियर इन द केस डोमेन बिलोंग्स टू रियल। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। पीछे आपने देखा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन साइन के टर्म में था, ये फ्रैक्शन x के टर्म में क्वाड्रेटिक है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर ही बना लो। दैट इज द बेस्ट वे टू गो। तो देखना मैं इसको कैसे संभाल पाऊंगा। -9/4 प्लस 2, दिस इज व्हाट, ये हो गया -1/4। अब इसको मेरे को कंक्लूड करना है कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो गौर से देखना बेटे, ये बात हम जानते हैं, फ्रैक्शनल x की वैल्यू 0 से 1। इसको 3/2 माइनस कर दीजिए दोनों साइड, ऐसे हो गया ये, लाइक दिस। इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू इधर आ गई और ये वैल्यू इधर गई। बड़ी वैल्यू राइट पर जाती है स्क्वायर होने के बाद। इसमें से 1/4 माइनस कर दो दोनों साइड, तो देखना फ्रैक्शनल x -3/2 का होल स्क्वायर -1/4, इधर से 1/4 माइनस कर दो, इधर से 1/4 माइनस कर दो, तो दिस इज व्हाट, फ्रैक्शनल x -3/2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों कितना आ गया 2, और दिस इज 0। तो ध्यान देने वाली बात क्या हो गई, ये इसका आंसर है। तो दिस इज ऑल्सो वन एप्लीकेशन बेस्ड अपॉन द लॉजिक दैट वेन एवर डोमेन इज रियल नंबर्स और रियल माइनस सम फाइनाइट पॉइंट, इन दैट केस either you express x in terms of y, or if you are facing any quadratic expression then make its perfect square first, then move forward। इसी सीरीज में और एप्लीकेशन डाल रहा हूं मैं आपके लिए, तो देखें ये कैसे चलेगा। इसको हम लोग कैसे बढ़ाएंगे। इन केस कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 4x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 2। इसकी रेंज हमें फाइंड करनी है। तो देखना स्टूडेंट्स, ये भी अगर आप देख पा रहे हो तो एक फ्रैक्शनल x के टर्म्स में, सॉरी एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक है। तो इसका भी हम उसी तरीके से ऑपरेशन करेंगे। कैसे, 2x इसका हाफ कर दिया, स्क्वायर माइनस कर दिया, दिस इज व्हाट। इसी तरीके से 2x की आपको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो छोटे से छोटा 0 होता है, तो इसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जाती है। इसमें से 3/2 अगर माइनस कर देता हूं तो इन्फिनिटी में से 3/2 माइनस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका स्क्वायर कर दिया, तो देखना जब इसका स्क्वायर करते हैं किसी भी चीज़ का, तो ये छोटे से छोटा 0 से शुरू होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। इसमें से माइनस कर देना है 1/4, तो देखना इसमें से माइनस कर देना है मुझे 1/4 दोनों साइड, तो इधर भी माइनस करूंगा तो इन्फिनिटी में से 1/4 माइनस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर फाइनल बच्चों देखिए ये तैयार हो गया है। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन को हम लोग समझ सकते हैं।
यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। ये तीनों क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थे। पहला साइन के टर्म्स में था, दूसरा फ्रैक्शन के टर्म्स में था और तीसरा ये एक्सपोनेंशियल के टर्म में था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी आपसे बात करें क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन ऑफ एक्स अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी रेंज बताइए। स्टूडेंट समझने वाली बात क्या है कि यहाँ एक्स की वैल्यू कुछ भी जाएगी, इसकी डोमेन रियल नंबर को बिलोंग कर रही है। तो देखना मैं इसको अब कैसे संभालूंगा, सुनते रहिएगा। एफ एक्स को बाई लेट कर दिया लाइक दिस, इसको इसके नीचे लाइए तो ये सेक बनेगा। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। एक बात हमें पता है कि रूट वाली जो टर्म होती है उसको सेपरेशन आइसोलेशन में रखना होता है, जिससे अंडर रूट करें तो स्क्वायर करें तो रूट हटेगा। साइन को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, बचा ऐसे। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर करा मैंने। राइट साइड देखना आपकी ऐसे हो गई। एक बात समझ पा रहे हैं आप, ये चीज इसको कैंसिल कर रही है। सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर में ब्रेक कर दो। 2 बाई सेक का मतलब होता है 1 बाई कॉस। साइन स्क्वायर अल्फा को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया। सिंप्लीफाई करें एक बार होल हार्टेडली, पुटिंग बेस्ट एफर्ट्स। साइन बाई कॉस 10 हो गया बच्चों, ये ऐसे हो गया। ये आप जरा देखना, इसको 10 के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिजाइन दे रहा हूं मैं, यानी 10 के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी मैंने, ये लाइक दिस। अब यहां पे देखना इसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। 10x को मैं थोड़ी देर के लिए अगर t लेट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, तो इसकी इक्वेशन बन गई स्टूडेंट बाई स्क्वायर टी स्क्वायर 2 बाई टी प्लस बाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। आप गौर से देखिएगा कि यहाँ पे t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी t रियल हो गया यहाँ पे। इसका मतलब इसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो ये क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखना ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर यहाँ पे 2 बाई हो गया है माइनस 4a स्क्वायर, सी की वैल्यू हो गई बाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक स्टूडेंट 4 बाई स्क्वायर से यहाँ डिवाइड लगा दूं मैं, तो ये देखना क्या बनेगा आपका 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये देखना क्या बना, माइनस बाई स्क्वायर इज दिस, एक माइनस से मल्टीप्लाई लगा देता हूं, ऐसे बच गया। इसका अंडर रूट लीजिए दोनों साइड, ऐसे हो गया। यहां से बाई की वैल्यू निकाल दो, तो ये आंसर आपका तैयार हो गया है बच्चों। ये यहाँ पे मैंने मॉड की प्रॉपर्टी लगा दी। अगर मॉड एक्स के से छोटा होता है तो x की वैल्यू माइनस के से k के बीच में लाई करती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट आई हैव टेकन इनटू एप्लीकेशन। तो इस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। तो दिस इज द लॉजिक नंबर 1 आई एम टीचिंग, दैट इफ द डोमेन इज रियल नंबर और रियल माइनस सम फाइनाइट पॉइंट्स, then this way we can find the range. Now come to point number 2. Point number 2 range निकालने वाला स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट, if domain is
if domain is some finite points, domain is some finite points, then value of fx at these points is range। समझना बात को, इसको अच्छे से। अगर डोमेन कभी कुछ पॉइंट्स निकल के आता है तो उस केस में उन पॉइंट्स को फंक्शन में डाल दो तो वो रेंज बन जाती है, रेंज। एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं आपको। क्वेश्चन कभी जेई ने पूछा कि इसकी रेंज क्या होगी, 7 - x p x - 3। तो देखना बच्चों, ये सेक्शन ऐसा है कि पहले आपको इसका डोमेन पता करना पड़ेगा। डोमेन ही पता करके हमें रेंज निकाल पाते हैं, यानी जो चीज़ फंक्शन के अंदर जा रही है उसके बदले में y की वैल्यू क्या निकलेगी वो रेंज होती है। तो पहले यहाँ पर भी हमें एक बार ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसकी डोमेन क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स डोमेन। तो देखें, लॉजिक लगाता हूँ मैं। NP-R का क्या फंडा है आपको बताया गया, n की वैल्यू पॉजिटिव, r की वैल्यू पॉजिटिव, n की वैल्यू r से बड़ी होनी चाहिए। तो देखना, पहला पॉइंट ये ऐसे होना चाहिए, नीचे वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए, ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा होना चाहिए। सॉल्व करिए इसको बच्चों। ये देखना क्या बना, x की वैल्यू यहाँ से 5 से लेस हो गई, 3 से ग्रेटर हो गई, 7 से लेस हो गई। इनका कॉमन आंसर देना होता है, कॉमन आंसर। तो देखना इन तीनों बातों का कॉमन आंसर क्या जाएगा। यहां इसको अप्लाई करता हूं। 3 वैल्यू सामने आई हैं, 3, 5 और 7। पहली रिपोर्ट थी 7 से पीछे रहिए, मैं से इधर चलना है। दूसरी रिपोर्ट 3 से आगे चलिए, इधर चलिए। 5 से पीछे चलिए, मैं से तीनों में ये कॉमन हो गया। 3 to 5 और 3 to 5 में होल नंबर लेने होते हैं। इसकी रेंज तैयार हो गई है। अब सॉरी, ये डोमेन है, ये डोमेन निकल के आई है। अब इन पॉइंट्स को बारी बारी से फंक्शन में डाल दो। तो देखिएगा, एट x = 3, तो ये यहाँ डालिए 3, तो 4p 0 हो गया। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, आंसर 1। एक बार ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो क्या बना, 3p 1। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, आंसर 3। एक बार 5 डाल दो, 2p 2 फैक्टोरियल, इसका आंसर 2। तो बच्चों देख पा रहे हैं 3 आंसर निकल के आए, 1 2 3। ये इसकी रेंज हो गई है। तो इस तरीके से इसकी रेंज निकाली गई। तो जब कभी भी डोमेन कुछ फाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे, उस केस में रेंज जो निकलेगी वो उन पॉइंट्स को फंक्शन में डालने के बाद निकलेगी। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द केस नंबर 2 आई एम टेकिंग इनटू डिस्कशन। आगे चलते हैं। देखना, एक और एग्जांपल मैं बताना चाहूँ। फाइंड द रेंज, क्वेश्चन ऐसे कहता है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) = x² + 4xc 2x² + 3। इसकी रेंज निकालिए। अंडर रूट में बंद भी है ये चीज, समझना इसको ऐसे। तो देखना बच्चों, इसको कैसे हम पहले तो इसकी डोमेन निकालेंगे। डोमेन के लिए वही चीज हमारे फाइंड करनी पड़ेगी। n जो होता है वो पॉजिटिव होता है, r जो होता है वो पॉजिटिव होता है। n जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है वो नीचे वाली से बड़ी होती है। सॉल्व करिए इसको। x कॉमन कर दिया, नंबर लाइन पर डाल दो इसको। आंसर पॉजिटिव देना है, पॉजिटिव का एरिया को पकड़िए। -4 से आगे और 0 से आगे चलने की इजाज़त है आपको। इधर आइए, देखना ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव की। x की वैल्यू कुछ भी डालो इसमें, आंसर पॉजिटिव आएगा तो डोमेन रियल हो गई।
इधर आइए बच्चों, ये क्या बना, ऐसे बन गया है। इसको और सॉल्व करेंगे, साइन चेंज हो गया, मिडिल टर्म से इसके फैक्टर बना दिया आपने, वे भी कर्व पे डालिए इसको, आंसर 1 से 3, और क्योंकि होल नंबर आते हैं तो 1 2 3, या पहले इधर से कॉमन भी लेना है, तभी इसको ऐसा रहने दीजिए, 1 2 3 रहने दीजिए इस इंटरवल को। अब जरा देखिए इन दोनों में, इसमें और इसमें फाइनली कॉमन देखना है, तो देखो मैं इसमें सब में फाइनली कॉमन देख लेता हूं। पहली रिपोर्ट -4 से पीछे जाइए या 0 से आगे, अगली रिपोर्ट 1 2 3 के बीच में रहिए, तो देखना ये कॉमन हो गया, 1 2 3 कॉमन हो गया। इसका मतलब है यहाँ से होल नंबर 1 2 3 के बीच में ये आपकी डोमेन होगा। अब इन पॉइंट्स को बारी बारी से फंक्शन में ले जाके डालना है, तो देखिएगा इसके आंसर्स क्या आएंगे। एट x = 1 डालूंगा पहले मैं, तो x की वैल्यू 1 डालते पे आंसर क्या आ गया, गौर दीजिएगा, ये हो गया 5 और ये हो गया 5, 5C 5, आंसर 1 हो गया, मीन्स 1। x = 2 डालिए बच्चों, इसमें 8 और 8 16 हो गया, 4 हो गया, और 2 डालने पर ये 8 हो गया, 12C, ये 11 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 12C 1, इसका मतलब √12। x की वैल्यू 3 डालिए एक बार इसके अंदर, तो 3 डालने पर देखना इसका आंसर क्या बनेगा, 3 डालेंगे 9 और 21 हो गया ये। C इधर डालिए 3, 9 2 18, 21 हो गया, ये भी 1 आया। तो इसके आंसर देख लो बच्चों, ये निकल आए, ये रेंज है इसकी। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, यानी जो डोमेन निकली है उस डोमेन को फंक्शन के अंदर डालने पर जो आंसर निकल के आए हैं वो इसकी रेंज को बताते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द रेंज ऑफ अ फंक्शन व्हेन डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन आर सम फाइनाइट पॉइंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 3 आपको समझाऊंगा इसका मैं। सम अदर एप्लीकेशंस अच्छे से समझना होगा आपको, क्योंकि इस सेक्शन को समझेंगे आप तभी आगे वाले सेक्शंस को आप अच्छे से कर पाएंगे। देखना कभी क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेंज ऑफ, नेक्स्ट एप्लीकेशन आई एम मूविंग ऑन, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन f(x) √ log cos of sin x to the base 3, like this। तो देखना स्टूडेंट्स, ये और नया एप्लीकेशन, और इसमें हम बात कर रहे हैं कि रेंज तब निकालना जब वो डोमेन फाइनाइट। कैसे चलेंगे गौर दीजिएगा, पहले इसकी डोमेन निकालेंगे। डोमेन के लिए गौर से देखिएगा, जो रूट अंडर क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और लॉग के आगे जो चीज लिखी हुई है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। ध्यान देना, कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में जा होती है, साइन की वैल्यू जो इसके अंदर जा रही है, कॉस इवन ऑपरेटर होता है तो सारी नेगेटिव की और पॉजिटिव की वैल्यूज को पॉजिटिव में ही बदल देगा, यानी अल्टीमेटली ये आंसर पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे कुछ भी x की वैल्यू डालो। डोमेन रियल हो गया इसका। इधर आइए, लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बेस इधर चलेगा, तो बन गया 3⁻0, ये 1 हो। देखना बच्चों, यहाँ से एक बड़ी अजीब टाइप की इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन दे रहा है, वो क्या है कि cos थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। यू मस्ट नो दिस पॉइंट वेरी वेल कि cos में वैल्यू कभी 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, इसलिए इसकी वैल्यू को आप 1 पर रोकेंगे। मतलब क्या कि इसको बच्चों आप ऐसे छोड़ेंगे। ये वैल्यू कहाँ पे होती है cos में, 0 पे होती। cos से cos हटा दो,
कॉस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू एन पाई, यानी ये वैल्यू 0 कहाँ पे, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, एटसेट्रा, माइनस पे भी। अब बारी बारी से इन वैल्यूज को बेटे यहाँ पे ला के डालो, तो देखना जब रेंज क्या बनेगी इसकी, 0 डालते हो तो साइन 0 0, कॉस 0 1, लॉग 1 0, 0 आंसर आ रहा है। पाई डाल दो, साइन पाई 0, कॉस 0 1, लॉग 1 0, ये कुछ भी वैल्यू डाल दो, यानी मैं ऐसे बोलूं कि ये एन पाई आ गया रिजल्ट। तो एन पाई को अब यहाँ डाल देता हूं मैं, देखिए आप, कॉस साइन एन पाई, साइन एन पाई 0 हो गया तो कॉस 0 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई और लॉग 1 की वैल्यू 0। अल्टीमेटली इसकी जो रेंज बन गई है वो है 0, यानी इसके आंसर हर हाल में 0 आएंगे। दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे। नाउ पॉइंट नंबर 3 ऑफ द रेंज, थर्ड पॉइंट आई एम इंटरेस्टेड टू डिस्कस विद यू। 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर दिए हैं। थर्ड पॉइंट, when domain is finite interval, अगर डोमेन फाइनाइट इंटरवल है then using maxima minima, and minima we find range। अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को। देखना कभी क्वेश्चन आपके सामने आया, फाइंड द रेंज ऑफ दिस, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। समझते रहेंगे अच्छे से। पहले इसकी डोमेन फाइंड करेंगे हम बच्चों। देखना ये 2 फंक्शन है, इसकी पहले वाले की डोमेन हो गई -1 से 1, दूसरे वाले की डोमेन रियल हो गई, दोनों में कॉमन ले लिया तो ये डोमेन आ गई आपकी -1 से 1। इस बात को ऐसे भी समझना है बच्चों कि ये जो लिखा हुआ है कि ये फाइनाइट इंटरवल है, फाइनाइट इंटरवल। कई बार बच्चा पूछता है कि फाइनाइट क्यों है, इसके अंदर तो बड़े सारे नंबर्स हैं। यू आर राइट, लेकिन इनफाइनाइट इंटरवल बोले जाते हैं जिनमें इन्फिनिटी आता हो कहीं, ये कहलाते हैं इनफाइनाइट इंटरवल्स। अदर देन दिस दीज आर फाइनाइट इंटरवल्स। तो हम क्या करेंगे इस केस में, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम निकालने का रूल ये होता है। तो देखना इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फॉर मैक्सिमा मिनिमा एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल सेट कर दो, यानी इस चीज को 0 के इक्वल रख दो, ऐसे हो गया। अब स्टूडेंट देखना यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये है कि ये इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, ये इक्वेशन सॉल्व करना आसान नहीं होगा। ऐसे केस में आप इसको हेट और ट्रायल से कोई वैल्यू सोचेंगे जो इस इक्वेशन को दोनों को इक्वलाइज करे, कोई वैल्यू दोनों साइडों को सेम करे, और वो वैल्यू होगी x इक्वल टू 0। 0 डालेंगे तो ये सारा 0, ये सारा 0, आंसर 0 है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपका आंसर 0 आ गया। अगला काम क्या होता है बच्चों, आपकी डोमेन आई है -1 to 1, इसमें ये पॉइंट इसके अंदर ही आ गया है। अगर ये इसके अंदर नहीं आता तो इसको हटा देते और केवल इन दोनों पॉइंट्स को फंक्शन में डालते। अब ये क्योंकि पॉइंट इसके अंदर आ गया है तो तीनों को हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे इसमें, और सबसे छोटा आंसर और सबसे बड़ा आंसर पकड़ेंगे। तो देखिएगा मैं तीनों पॉइंट्स को बारी बारी से डालता हूं और रेंज हासिल करूंगा इसकी। f -1 डाला पहले,
तो बन गया साइन इनवर्स -1 साइन -1, ये वैल्यू माइनस साइन इनवर्स 1 इंटू माइनस साइन 1, ये वैल्यू हो गई आपकी साइन π/2 की। साइन इनवर्स से साइन ये कैंसिल हो गया, साइन π/2 साइन 1 आंसर आ गया। जीरो डालिए बच्चों इसमें एक बारी, तो साइन 0 इंटू दिस, ये 0 आ गया। एक बार 1 डाल दो इसमें, साइन इनवर्स 1 इंटू साइन 1, ये π/2 हो गया, तो π/2 साइन 1। सबसे छोटा आंसर इसमें 0 आया है, सबसे बड़ा आंसर π/2 साइन 1 आया है। ये इसकी रेंज हो गई है बच्चों। तो इस तरीके से हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं। आगे देखिए, आगे चलते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस लॉजिक। whenever domain is some finite interval, in that case using maxima and minima we find the range of the given function. Now one more example, एक और एग्जाम्पल समझें इसका। देखना कभी ऐसा हो, find the range of the function f(x) is equal to 3 sin under root pi square by 16 minus x square। क्वेश्चन कहता है इसकी रेंज निकालिए। सबसे पहले बच्चों इसकी डोमेन फाइंड करनी पड़ेगी। तो साइन एक्स के पीछे जो लिखा होता है वो कुछ भी हो सकता है, कोई डर नहीं है। डर इस बात का है कि रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ स्टूडेंट्स, साइन चेंज हो गया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, नंबर लाइन पर डाल दो इसको बच्चों, प्लस माइनस प्लस, आंसर नेगेटिव का देना है। तो इसका डोमेन देखना क्या आ गया, ये डोमेन आपकी एक फाइनाइट इंटरवल आ गया है। अब जब भी हमें ये पता लग जाता है कि डोमेन इसका फाइनाइट इंटरवल है, तो उस केस में मैक्सिमा मिनिमा का यूज करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे और जो वैल्यू निकल के आएंगी उनको देखेंगे कि क्या वो वैल्यू इस इंटरवल के अंदर हैं, तब तो उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो देखना डेरिवेटिव इसका क्या हो गया, 3 cos एवरीथिंग एज सच। फिर अंदर का करते हैं एक बार, 1/2 अंडर रूट, फिर अंदर का करेंगे 2x फॉर मैक्सिमा मिनिमा। इसको 0 के इक्वल सेट कर दो तो देखना ये चीज ऐसे बन गई आपकी। टू से 2 खत्म हो गया आपका। ये सारी चीज 0 में गई, यानी ये भी 0 में गया, ये भी 0 में गया, केवल ऐसे बचा, यानी x की वैल्यू 0। अब क्या करना है आपको बच्चों, ये जो 0 आंसर निकल के आया है ये आपके इस इंटरवल में आता है, देख लो गौर से, ये भूलना नहीं, ये पॉइंट बड़ा ज़रूरी है। अगर ये वैल्यू इस इंटरवल में नहीं आती तो रिजेक्ट कर देते। अब बारी बारी से इन तीनों वैल्यूज़ को फंक्शन में डालूंगा मैं, और जिस पे सबसे छोटा आंसर आएगा उसे लेफ्ट में, और जिस पे सबसे बड़ा आंसर उसे राइट में रखूंगा। तो देखिए अब इन पॉइंट्स को इस फंक्शन में डाल रहा हूँ। दिस इज एफ एक्स गिवन, एक बार मैंने डाला π/4 माइनस का π/4 डालते ही गौर दीजिएगा ये वैल्यू 0 हो गई अंदर, कुल मिला के आंसर 0। एक बार 0 डाल रहा हूं तो ये देखना π² by 16 का मतलब क्या हो गया, का मतलब ऐसे हो गया।
एक बार पाई बाई 4 डाल दो x की जगह, तो ये क्या बना बच्चों, देखना पाई बाई 4 डालने पर ये ऐसा बना, कुल मिला के 0। सबसे छोटा आंसर, सबसे बड़ा आंसर, ये रेंज हो गई है इसकी। तो दिस इज द पॉइंट नंबर 2। मीन्स हम इसको अप्लाई कर रहे हैं कि किस तरीके से रेंज निकाली जाएगी अगर किसी फंक्शन की डोमेन एक फाइनाइट इंटरवल है। इस तरीके से इसकी रेंज निकाली गई है। और देखिए बच्चों, इसमें और भी हम कुछ एप्लीकेशन सीख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, देखना कभी सिचुएशन ऐसी हो, गौर दीजिएगा। अब कभी क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2। ध्यान देना बच्चों, इसकी रेंज क्या होगी। देखना इस क्वेश्चन को मैं कैसे हैंडल करूंगा। सबसे पहले बेटे मैं थोड़ी देर के लिए पहले इसकी डोमेन पता करूंगा। तो देखना, अगर मैं इसको ऐसे बोल देता हूं कि साइन एक्स को मैं टी लेट कर देता हूं, तो देखना इस फंक्शन की शक्ल कैसे बन गई। ध्यान से देखिएगा, अब आप ऐसे बन गई। या इसको मैं थोड़ी देर के लिए x भी बोल दे, और t की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -1 से 1, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से 1 रहती। अब गौर से देखना बच्चों, यहाँ पर ये t जो है इसका डोमेन है, तो ये फाइनाइट इंटरवल है। तो इसको भी मैं मैक्सिमा मिनिमा यूज करके निकालूंगा, यानी पहले इसको डेरिवेटिव बनाऊंगा इसका। तो डिफरेंशिएशन करता हूँ, अब आप ध्यान से देखते रहेंगे मुझे। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसे कर दिया मैंने डिफरेंशिएट इसको बच्चों सॉल्व करो होल हार्टेडली, अच्छा दिमाग लगा के। तो देखना मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। टी क्यू 2t³ टी स्क्वायर का 1 में, टी का -2t में, टी का -1 में, 2 का 2t में 4t, 2 का +1 में 2। ऐसे कर दिया। आगे बढ़िए, टी स्क्वायर का 2t में -2t³, टी स्क्वायर का 1 में टी स्क्वायर, टी का इधर -2t², टी का इधर +t, -1 का इधर 2t और -1। ये आंसर आ गया आपका। सिंप्लीफाई करने के बाद ऊपर वाली चीज़ को ध्यान से समझते रहिएगा आप, लाइक दिस। इसमें देखना कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, उनको पकड़ो जरा। ये ख़त्म हो गया। टी स्क्वायर वाली टर्म्स को पकड़ो। ये माइनस का टी स्क्वायर यहाँ से बच रहा है, माइनस का टी स्क्वायर यहाँ से हो रहा है आपका, देख लो गौर से। तो ये माइनस का 2t² हो गया। आगे बढ़िए, टी वाले टर्म्स को देखो। यहाँ से 3t हो रहा है, प्लस का 3t बचा, इधर से प्लस का 3t, 6t हो गया। नंबरों का हिसाब लगाइए। 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, -1 यहाँ लिखा हुआ है। अपॉन में डिनोमिनेटर में आपने कोई चेंज नहीं किया है। फॉर मैक्सिमा मिनिमा इसको 0 के इक्वल रख दो, जो डेरिवेटिव किया है आपने विद रेस्पेक्ट टू t किया है हमने, t का फंक्शन मान के चल रहे हैं अब इसको। तो जब इसको 0 रखेंगे तो देखना क्या बन गया आपका, माइनस से मल्टीप्लाई लगा दो, यहाँ से t की वैल्यू निकाली अच्छे से, -b प्लस -b² -4ac अपॉन 2a। क्या बन गया, 6 प्लस माइनस √44 को लिख दो 2√11/4।
इसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस √11/2, यानी दो वैल्यू आ गई आपकी, एक ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। ध्यान देना, टी की दो वैल्यूज निकाल दी हैं मैंने। अब आपको एक बात ध्यान देनी होती है बच्चों कि इस इंटरवल में कौन सी वैल्यू आ रही है ये जज करना पड़ेगा इसके अंदर। तो गौर से देखना, ये वैल्यू जो लिखी हुई है ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको। ये वैल्यू इसके अंदर आएगी ये, तो इसको लेना होगा। कहने का मतलब आपके पास कौन कौन सी वैल्यू ले बच गई जो लेनी है, -1 और ये वैल्यू 3/2 और एक 1। इन तीनों वैल्यूज को बारी बारी से फंक्शन में डालना है और छोटे बड़े आंसर को देखना है। तो देखिएगा, मैं चल रहा हूं आगे, इसको सॉल्व करता हूं। इसमें सबसे पहले -1 डाल दिया मैंने, तो देखना f -1 यहाँ पर डालो तो ये आ गया 1 - 1 1/1 + 1 + 2, ये आ गया -1/4। एक बार 1 डालिए इसमें तो ये आ गया 1 + 1 - 1 1 - 1/2, ये कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। अब ये वैल्यू डालनी है ये वाली, यानी f ऑफ 3/2 माइनस √11/2 डालेंगे इसके अंदर इसके। तो डाल दो बच्चों, 11/2 का स्क्वायर 3/2 माइनस √11/2 -1 अपॉन, नीचे भी वही वैल्यू डालनी है आपको बड़ी सावधानी रखते हुए, 3/2 माइनस √11/2 + 2। इसको सॉल्व करना है आपको पूरा दिमाग लगा के। तो देखना है इसको कैसे सॉल्व करके आगे। कॉन्सेप्ट वही है, कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग टाइप की हो गई है इसमें। तो देखें, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये बन गया आपका क्या, गौर दीजिएगा, 3/4 11/4 इंटू 3√11/2 ऐसे हो गया है, प्लस 3/2 माइनस √11/2 -1। नीचे आइए, सेम तरीके से आगे बढ़ना होगा, 3 ऐसे हो गया। इधर क्या बच गया आपका, ये स्क्वायर नहीं है, ऐसे करके सॉल्व करेंगे इसको। तो देखना ये क्या बना, इसको 3/2, ये सारे नंबर्स को सॉल्व करो तो ये बन जाएगा आपका 3 और 11 14, 14 और 6 20, यानी इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, इसको लिख दिया 6/4, इसको लिख दिया 4/4, ये 4 नहीं है ये 1 है, हाँ ठीक है, इसको 4/4 लिख दिया। अब ऊपर देखिए 11 और 13, 11 और 3 14, 14 और ये कितना हुआ 14 और 6 20 -4 16 हो गया, ये 16/4 हो गया, यानी 4 बच गया इधर। और ये कितना हो गया 4√11/2 ऐसे हो गया। नीचे आइए, इसको भी उसी तरीके से थोड़ा लिख दो 6/4 और इसको लिख दो क्या 8/4। ये कितना बन गया आपका 11 और 3 13, 11 और 3 14 22 -6 16 बचा, 16/4 बच गया ये, और इधर -2√11/2 ऐसे बच गया बच्चों। देखो गौर से, इसको थोड़ा और सॉल्व करिए तो 4 - 2√11/2 -2 -√11 ऐसे बच गया ये। ध्यान दीजिएगा इस पे, यानी हमने क्या काम करा, इसको 2 से 2 पे काट दिया और इधर √11 हो गया ये केवल। आप जरा देखिएगा, इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा, 2 कॉमन ले लें तो 2 - √11/2 -√11 बच रहा है। एक बार चेक करो इसमें कहीं कैलकुलेशन में गलती जा रही है, देखिएगा क्या बन रहा है ये
3/2 11/2 -1 टी स्क्वायर -2 ये ठीक है। इसका स्क्वायर करा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ये सही है। इधर आइए, ये एज सच और इसको कुछ नहीं बोले। इधर भी आइए, दिस इज एज सच। इधर माइनस दिस प्लस 8 को लिख दिया 8/4, इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ऊपर देखिएगा 3 और 11 14 हो गया, 14 और 6 20 हो गया, 20 में से 4 माइनस कर दिया 16/4 तो ये 4 हो गया। इधर दोनों को संभालिए तो ये हो गया -2 4√11/2 हो गया, ऐसे हो गया ये। आगे चलो ज़रा, इसको भी हमने वैसे ही कर दिया 3 और 11 14 14 और 8 22 - 6 22 - 6 16 हो गया। 16/4 4 माइनस ये देखो 2 ऐसे होगा। तो इसको हमने क्या काम करा, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे दिस इज 4 ऐसे बच गया आपका। देखिए ज़रा इसको। अब बच्चों इसको आंसर के लिए थोड़ा सा और कुछ कार्यवाही हम ऐसे कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर दो एक बार। तो मैं क्या कर रहा हूँ, गौर दीजिएगा आप। इसको 4 प्लस ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको संभालिए 4 4 जा 16 4√11 माइनस 8√11 ये दोनों क्या हो गया 22 हो गया। नीचे आइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे हो गया 16 - 11। आगे चलते हैं, ये क्या बना 16 - 22 माइनस का 6 हो गया और ये कितना बचा -12√11 बाई, नीचे आइए ये 5 हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या मिल पा रहा है, ये हो गया आपका। यहाँ पर इसका आंसर छोड़ा जा सकता है। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको सॉल्व करके इसकी रेंज निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट नंबर आपका सेकंड हो गया। जब किसी पॉइंट नंबर थर्ड, जब किसी फंक्शन की डोमेन एक फाइनाइट इंटरवल होती है, उस केस में मैक्सिमम मिनिमम का यूज करके डिफरेंशिएशन करके उसका आंसर निकाला जाता है। अब चलते हैं, एक और पॉइंट सिखाऊंगा मैं आपको, दैट इज इफ function is increasing function, then how to find the range? Point number next, point number 4th I am discussing now. If fx is increasing function in the interval a to b, then its range is fa to fb. If function is decreasing function in the interval a to b, then range is fb to fa. समझना इसको बच्चों ठीक से, देखना इसका क्या मतलब है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है x³ + 3x, इंटरवल दिखाया गया है 2 to 4। तो सबसे पहले बेहतर हो, वैसे तो इसका इंटरवल इसका भी फाइनाइट है, हम मैक्सिमम मिनिमा का सहारा ले सकते हैं, लेकिन इसको हमने एक अलग कैटेगरी में रखा है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे आप। तो देखना, जब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं तो आंसर आ गया ये चीज़ आप देख पा रहे हैं पूरी 0 से बड़ी है, यानी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो उस केस में जो इसकी रेंज बनेगी वो f(2) से लेके f(4) तक जाएगी। f(2) का आंसर कितना आ गया, 2 डाल दो। 8 + 6 14 आंसर आ गया, 4 डाल दो। 64 और 12 ये इसका आंसर हो गया। इसका एक बार क्वेश्चन जेई ने पूछा है, उस पर भी एक बार गौर करते हैं। क्वेश्चन बोला फाइंड द रेंज, इसकी रेंज निकालिए इन द इंटरवल π/6 to π/3। π/6 से π/3 दिया हुआ है, इसकी रेंज निकाल। बच्चों तुरंत इसको मैं डिफरेंशिएट करके इसकी नेचर चेक कर रहा हूं, जरा जरा देखना ये क्या लिखा हुआ है।
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, डेरिवेटिव करा इसका, इस चीज़ इसमें से कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, यानी ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया आपका। और जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो उसकी रेंज जो निकलती है वो एफ बी यानी एफ पाई बाई 3 से एफ ऑफ पाई बाई 6। सारी वैल्यू डाल दो फंक्शन में, एक्स की जगह डाल दीजिए पाई बाई 6, पाई बाई 3, तो ये ऐसे हो गया बच्चों आपका। दूसरा पाई बाई 6 डाल दो, ये आंसर तैयार हो गया है। ज़्यादा करना चाहे तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, बाकी को ऐसा सच छोड़ दीजिए, नो नीड टू मेक एनी फर्दर चेंज। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। सो दिस इज द आंसर। सो ये आंसर हमने बच्चों यहाँ पे इसका निकाला। तो दीज आर द पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट बताया कि कभी रेंज निकालनी है आपको तो आप कोशिश करें सबसे पहले उसकी डोमेन फाइंड करने की, क्योंकि डोमेन उसमें क्या जा रही है उन्हीं के बदले में बाई की वैल्यू निकल के आती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर डोमेन निकाली आपने और वो एक फाइनाइट इंटरवल आ जाती है तो उस केस में आप क्या करेंगे कि उन फाइनाइट इंटरवल के लिए डिफरेंशिएट करेंगे मैक्सिमम मीना के हिसाब से, और जो वैल्यू आ रही है डेरिवेटिव को 0 रखने के बाद उस इंटरवल में देखेंगे अंदर तो नहीं आ रही। अगर अंदर आ रही है तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं आ रही है तो रिजेक्ट करें। फिर उन बारी बारी से तीनों चारों पॉइंट्स को डाल दें। सबसे छोटा आंसर आएगा उसे लेफ्ट में और सबसे बड़ा आंसर जो आएगा राइट में रखें, और उससे आंसर तैयार हो जाए। इसके बाद में थर्ड पॉइंट, अगर कुछ डोमेन फाइनाइट पॉइंट आ रही है तो पॉइंट्स को फंक्शन में डाल दो, वो रेंज बन गई। अगला पॉइंट बताया है कि अगर फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ए टू बी के अंदर तो उसकी रेंज एफ ए से एफ बी हो जाती है, और अगर डिक्रीजिंग है तो एफ बी से एफ ए हो जाती है। एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने, डिफरेंशिएट करा, ये पॉजिटिव आ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो रेंज हो गई F2 से F4। F2 की वैल्यू निकाल दी, F4 की वैल्यू निकाल दी। सेम थिंग, फंक्शन दिया हुआ है, डोमेन दे रखी है, डिफरेंशिएट कर दिया, ये नेगेटिव आ गया, डिक्रीजिंग है तो इसकी जो रेंज बन गई FB से FA, एक्स की जगह पाई बाई 3 डाल दिया, आंसर तैयार हो गया। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी इसके बचे हुए पॉइंट्स पर मैं कल अगले लेक्चर में आपके सामने हाजिर हूँगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।